गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि कक्षा 7 में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे से परिचित हो। और हम जो रत्नगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है वो चल रहा है। हमारा दूसरा अध्याय है वो लगभग अब समाप्त होने की कगार पर पहुँच चुका है। इस अध्याय में हमने कंपनी की प्रगति को देखा कि कैसे कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई। धीरे धीरे उसने व्यापार शुरू किया। व्यापार के बाद उसने फैक्ट्रियां और किलेबंदी शुरू की। सबसे पहले किस प्रकार उसने बंगाल को अपने नियंत्रण में ले या बंगाल पर किस प्रकार उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। बंगाल के बाद कंपनी ने किस प्रकार मैसूर के बाद किस प्रकार मराठाओं को अपने अधीन किया। इस प्रकार कंपनी है उसका साम्राज्य फैलता गया। प्लासी युद्ध के बाद कंपनी का जो विस्तार था वो अधिक विस्तृत होता गया। कंपनी का फैलाव है वो अधिक विस्तृत हो गया। 1765 में मुगल सम्राट की ओर से कंपनी को लगान या राजस्व या दीवानी अधिकार है वो सौंप दिए गए। दीवानी संबंधी अधिकार है वो कंपनी को दे दिए गए थे। इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। कंपनी है वो अब बंगाल की वास्तविक मालिक बन गई। कंपनी का राजस्व है वो उत्तरोत्तर बढ़ गया। कंपनी बिना कर चुकाई भारत से हुगली के माध्यम से अपना व्यापार है वो करने लगी। अब कंपनी को अब भारत में अपना व्यापार चलाने के लिए इंग्लैंड से सोने चांदी के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब कंपनी है वो अपना व्यापार है बिना सोना चांदी निर्यात किए जो बंगाल के राजस्व से जो उसको बचत होती थी उसी से कंपनी अपना काम चलाने लगी। इस बचत का प्रयोग कंपनी अपने अधिकारियों, अपने सैन्य अधिकारियों के वेतन, तनख्वाह, पेंशन, भत्तों, आवास, निवास, किलेबंदी करने आदि के लिए करने लगी। इसके अलावा कंपनी ने अपनी सुप्रशिक्षित कुशल सैन्य क्षमता से युक्त अपनी सैन्य टुकड़ी का भी निर्माण कर लिया था। ये सारे खर्चे भारतीय बचतों से ही निकालने लग गई थी। कंपनी को अब कहीं भी इंग्लैंड से सोने चांदी के आयात की आवश्यकता नहीं रही। कंपनी का जो साम्राज्य था वो उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। कंपनी का जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होती जा रही थी। कंपनी ने इसके अलावा जो कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भी इस प्रकार की नीतियां अपनाई जिससे कि जो देशी राज्य और रियासतें थी वे मजबूर हो गई और ब्रिटिश राज्य में वो धीरे धीरे शामिल हो गई। जैसा कि हमने देखा है लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि को लागू किया गया था, सहायक संधि को थोप दिया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लागू किया था। इस संधि के अनुसार या इस संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि थी उसके द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि को लागू किया था। सहायक संधि को उसने शुरू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से अनेक भारतीय राज्यों और रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इस सहायक संधि के अनुसार जो भी सहायक संधि पर जो सहायक संधि की शर्तों पर शर्तें थी उन पर जो भी साइन करेगा उसके यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। यह ब्रिटिश रेजिडेंट अंग्रेजों का प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी होगा जिसे उस राज्य या रियासत के आंतरिक मामलों में दखल करने का अधिकार होगा।
सहायक संधि करने वाले राज्य या रियासत बिना अंग्रेजों की सलाह के, बिना अंग्रेजों के परामर्श के किसी अन्य राजा या रियासत के साथ कोई संधि या समझौता नहीं कर सकते। यदि कोई राज्य या रियासत दूसरे राज्य या रियासत के साथ कोई भी संधि या समझौता करेगा तो उसके लिए अंग्रेजों का अनुमोदन या कंपनी का अनुमोदन आवश्यक होगा। अब उस राजा या राज्य या रियासत को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होगा। कंपनी की ओर से एक ब्रिटिश सेना है, वो उस राज्य में नियुक्त होगी। उस राज्य की सीमाओं की रक्षा वह कंपनी की ब्रिटिश सेना करेगी। उस सेना के रख रखाव, वेतन, तनख्वाह, भत्ते, सैनिकों के आयुध, खर्चे, पेंशन आदि का वहन संबंधित राज्य को करना पड़ेगा। संबंधित राज्य है वो उस सेना का खर्च देगा। यदि कोई राज्य या रियासत सैन्य खर्चों की आपूर्ति या सैन्य खर्चों को देने से चूक जाएगा तो उस राज्य या रियासत का कुछ भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जिससे कंपनी उन भागों से राजस्व की वसूली या खर्चों की क्षतिपूर्ति कर सके। हमने लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में पढ़ा था। जो अधिग्रहण की आखिरी लहर थी वो 1848 से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति के द्वारा कई भारतीय देशी राज्यों और रियासतों को अपने राज्य में या ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। उसके द्वारा जो नीति लागू की गई थी उसे विलय नीति, हड़प नीति या गोद निषेध नीति कहा जाता है। इस नीति के अनुसार यदि भारतीय कोई राजा या रियासत है, यदि उसका जो शासक है, यदि उसका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है, यदि उसका पुत्र नहीं है, तो वह अपने संबंधी के पुत्र को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकेगा। इस आधार पर यदि वह संबंधी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाएगा या संबंधी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाएगा, तो उसका जो राज्य है वो स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में अपने आप मिला लिया जाएगा। अपने आप उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया जाएगा, अपने आप उसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। इस आधार पर कई भारतीय रियासतें, जिनमें सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। इन रियासतों या साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध के नवाब पर कुशासन या कुप्रबंध का आरोप लगाया गया और कहा गया कि वह अवध की प्रशासनिक व्यवस्था का सही ढंग से पालन या संचालन नहीं कर रहा है, और इस आधार पर उन्होंने अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया या ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। अंग्रेजों की इस कदम से जो अवध के लोग थे, जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, वो अत्यंत क्रोधित हुए। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इस क्रांति में जो सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले जो लोग थे उनमें अवध के लोग शामिल थे। तो हमने इस प्रकार देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हड़प नीति का प्रयोग किया। अब हमने कल आपको नए शासन की स्थापना के बारे में बताया था। वारेन हेस्टिंग्स तो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा। उसने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी का जो साम्राज्य था वो केवल बंगाल ही नहीं बल्कि मद्रास और बम्बई तक फैल गया था, जिसे हम मुंबई कहते हैं। उस समय वो बम्बई था, या जो मुंबई था वो बम्बई के नाम से जाना गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय 3 प्रेसिडेंसी बना दी गई, बंगाल, मद्रास, मुंबई या मुंबई। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, उनका निर्माण
कर दिया गया था। हर एक जो प्रेसिडेंसी थी वो गवर्नर के पास होती थी और उसके ऊपर सबसे ऊंचा गवर्नर जनरल होता था, जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था। गवर्नर जनरल था वो सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा अधिकारी होता था। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर एक जिले में अब 2 अदालतें होगी, एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत। दीवानी अदालतों की मुखिया थे वो यूरोपियन जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके कानूनों की, भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, जबकि फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर के अधीन ही काम करती थी। अब एक बहुत बड़ी समस्या आई कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्रों की अलग अलग शाखाओं की स्थानीय कानून के हिसाब से अलग अलग व्याख्या करते हैं। इस भिन्नता को दूर करने के लिए, इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए 1775 में 11